अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मिस्टर फारूकी, मैंने दुरुस्त लहजे में कहा, डायरिया इतना ख़तरनाक नहीं कि इससे याददाश्त ही जाती रहे, और वो भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जुज़वी तौर पर। ठीक है, डायरिया इंसानी ज़िंदगी के लिए मौलिक साबित हो सकता है, मगर जैसा आप जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, डायरिया याददाश्त पर इस तौर असरअंदाज नहीं होता। मेरे सवाल का जवाब देने की बजाय वो खामोश रहा तो वकील इस्तग़ासा इसकी मदद को दौड़ पड़ा। उसने चीख से मुशाबा आवाज़ में कहा, मुझे सख्त एतराज़ है जनाब आली। वकील सफाई गवाह को गैर मुतालिक बातों में उलझा कर असल मौजू से हट रहे हैं। इस वक्त शकीला मर्डर केस ज़ेरे समाअत है। गवाह की बीमारी और किसी हॉस्पिटल में इलाज का मौजूदा केस से कोई ताल्लुक़ नहीं। फाजिल वकील को ताख़ीरी हरफों से बाज रहने की हिदायत की जाए। वकील इस्तग़ासा की दरख्वास्त पर जज ने मुझसे कहा, बेग साहब, आप अपने सवालात को ज़ेरे समाअत मुकदमे तक महदूद रखें। मैंने उस बात पर सर हिलाया और गवाह की जानिब मुतवज्जा हो गया। फारूकी साहब, मकतूला का शौहर आपकी दोस्ती के गुण गाता नहीं थकता। आपने इस पर क्या जादू कर रखा है? पुरखुलूस और सच्ची दोस्ती किसी जादू टोने की मोहताज नहीं होती। बजा फरमाया आपने। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, आपका जिगरी दोस्त मिस्टर अब्दुल बासित अपने बयान की रोशनी में मोअज़्ज़ज़ अदालत के रूबरू आपकी तारीफ़ों के पुल बांध चुका है। आपने इस पर जो एहसान अजीम फरमा रखे हैं, इसने इनकी तफसीलात से आगाह किया है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपको बासित जैसा दोस्त मैसर है। उसने मेरी तारीफ़ में जो कुछ कहा, ये उसके आला ज़र्फ़ होने की पहचान है। मैंने अपनी जराह में थोड़ा कास्टिक सोडा शामिल कर लिया और गवाह की सफाई धुलाई करते हुए सख्त लहजे में इस्तफ़सार किया। मिस्टर फारूकी, क्या ये सच है कि आपने मुलजिम को ख़त्म करने के लिए इस पर कातिलाना हमला कराया था, और वो भी एक नहीं 3 मरतबा? ये झूठ है, मुझ पर इल्ज़ाम है। वो बरहमी से बोला, शोएब पता नहीं क्यों मुझसे बदगुमान हो गया था। ये सब इसकी सोची हुई कहानी है। मुलजिम अगर आपसे बदगुमान हो गया था तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि उसकी बदगुमानी दूर करते। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो आपके एक ऐसे दोस्त का बेटा था जो आपकी अनफिट दोस्ती पर अंधा एतमाद करता है। मैंने अपने तईं बहुत कोशिश की कि इसका जहन साफ कर दूं, मगर अफसोस कि मुझे इस कोशिश में कुल्ली तौर पर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। उसने चेहरे पर मायूसी के तासुरात सजाते हुए कहा, आपने मुलजिम की बदगुमानी का सबब जानने की सही की? हाँ, मैंने इस बात पे सिर हिलाया, मगर इस सिलसिले में भी मुझे कामयाबी हासिल न हो सकी। मुलजिम इंतहाई बदतमीज़ और सरकश शख्स है। ये अपने सामने बाप को कुछ नहीं गिरदानता तो मुझे क्या अहमियत देगा? मैंने पूछा, वैसे आपके ख्याल में मुलजिम की बरहमी और बरगश्तगी का सबब क्या हो सकता है? शायद सौतेली माँ यानी मकतूला की अपने घर में आमद इसे पसंद नहीं आई थी, और यह आमद चूँकि आपके वसीले से हुई थी, इसलिए वो आपको भी नापसंद करने लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही वजह है। वो जल्दी से बोला, मैंने तो एक नेकी समझकर बासित की शादी करा दी थी। मुझे क्या मालूम था इसके बदले बासित का बेटा मेरा दुश्मन बन जाएगा। मैंने इन्हीं दोनों बहन भाइयों का ख्याल करते हुए बासित से शादी पर जोर दिया, और इसने अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए मेरी बात मान भी ली। बच्चों के लिए घर में किसी औरत का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे छोटे हों या बड़े। बच्चों के लिए घर में ज़रूरत होती है एक औरत की। मगर साहब, वो लम्हे भर को रुका, फिर अजीब से लहजे में बोला, मेरे इस एहसान को मुलजिम ने गलत रंग दिया। उसने न सिर्फ अपनी सौतेली माँ की किरदार कुशी की, बल्कि इस पर मुजरिमाना हमला भी करने को उठ खड़ा हुआ। तौबा तौबा। बात ख़त्म करते ही इसने अपने गालों को छुआ और जज्बाती अंदाज में बोला, मुलजिम के इस इक़दाम के सामने इस नफ़रत की कोई हैसियत नहीं जो मुलजिम के दिल में मेरे लिए है। मैंने उसके जज्बाती डायलॉग को नज़रअंदाज करते हुए कहा, मिस्टर फारूकी, अगर आप ये समझते हैं कि मुलजिम महज सौतेली माँ के सबब आपको नापसंद करता है तो ये आपकी कम इल्मी है। आपसे नफ़रत के लिए उसके पास और भी बहुत सी वजूहात हैं। मसलन कौन सी वजूहात हैं? उसने गुस्सैली नज़र से मुझे देखते हुए कहा,
میں نے کہا ملزم کی جان لینے کے لیے آپ کی کوشش کا میں ذکر کر چکا ہوں۔ سوتیلی ماں والا معاملہ بھی زہر بحث آ چکا ہے۔ اب میں بنگلے کی فروخت اور قرض کی طرف آتا ہوں۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے حاضرین عدالت پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی، پھر گواہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس بار میرا انداز خاصا ترش اور اکھڑا ہوا تھا۔ مسٹر فاروقی، ملزم کی آپ سے نفرت کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ نے ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 20 لاکھ مالیت کا بنگلہ محض 12 لاکھ روپے میں خرید لیا تھا۔ یہ جھوٹ ہے، وہ چلایا۔ باسط کا بنگلہ میں نے نہیں، کسی اور پارٹی نے خریدا تھا۔ باسط کو سارے حالات کی خبر ہے۔ جب وہ اس فروخت پر مطمئن ہے تو ملزم کو شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ملزم اس لیے شور مچاتا رہا ہے اور اب بھی مچا رہا ہے کہ اس کے خیال میں آپ نے اس کے باپ کو مسلسل دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ایک فرضی پارٹی سامنے لا کر اپنے دوست کی پیٹھ میں چھرا گھونپا اور وہ بنگلہ اونے پونے میں ہتھیا لیا۔ اس بارے میں سوچنا باسط کا کام ہے۔ وہ بگڑے ہوئے لہجے میں بولا، ملزم کون ہوتا ہے ہم دوستوں کے بیچ آنے والا؟ اس تمام ذکر سے میں عدالت کو باور کرانا چاہتا تھا کہ فاروقی کس ٹائپ کا کردار تھا۔ اگر میری اس کوشش سے کچھ حاصل نہ بھی ہوتا تو کم از کم فاروقی کی حیثیت کا تعین ضرور ہو جاتا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ واقعی ملزم کو آپ لوگوں کی دوستی میں رخنہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ نے قرض کے سلسلے میں باسط کی خاطر جو قربانی دی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ کیا ملتی ہے؟ بات کے اختتام پر میں نے اسی سے سوال ڈالا۔ وہ بولا، میں نے جو کچھ کیا وہ میرا فرض بنتا تھا۔ آپ جیسے فرض نبھانے والے اب دنیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی کی ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، واہ واہ، سبحان اللہ، آپ نے 30 لاکھ کا نقصان برداشت کر لیا اور آپ کی زبان سے اف تک نہیں نکلی۔ 30 لاکھ کا نقصان؟ جج نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں اور مجھ سے استفسار کیا، بیگ صاحب یہ 30 لاکھ کی کیا کہانی ہے؟ میں نے مزے لے لے کر جج کو بتایا، یور آنر، جیسا کہ موجود عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے کہ ملزم کی حقیقی والدہ کا انتقال سرطان جیسے موذی مرض کے سبب ہوا تھا۔ بیوی کے علاج معالجے کے لیے ملزم کے والد عبدالباسط نے نہ صرف اپنا بنگلہ اور کاروبار فروخت کر دیا بلکہ اسے عزیز و اقارب سے بھاری قرض بھی لینا پڑا۔ سب سے بڑی مثال مسٹر فاروقی کی ہے۔ انہوں نے کسی سود خور سے بھاری مارک پر 5 لاکھ کی رقم اٹھائی اور اپنے دوست کو بیوی کے علاج کے لیے دے دی۔ مارک اپ والی بات کو گواہ نے گول کر دیا۔ باسط یہی سمجھتا رہا کہ وہ رقم گواہ نے اپنی جیب سے قرض دی ہے۔ 5 سال بعد یعنی باسط کی بیوی کے انتقال کے فوراً بعد گواہ نے اپنی 5 لاکھ کی رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے باسط کو مارک اپ والے راز سے واقفیت دے دی، لیکن اس بات پر مصر رہا کہ وہ اصل رقم واپس لے گا۔ مارک اپ کے ذیل میں وہ اپنے دوست سے ایک پیسہ وصول نہیں کرے گا۔ میں سانس لینے کے لیے رکا، پھر سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، جناب عالی، گواہ کے بقول 5 لاکھ کی یہ رقم اس نے ایک سود خور سے 10% ماہانہ مارک اپ پر لی تھی۔ 5 لاکھ پر 10% ماہانہ کا مطلب ہے پورے 50,000 روپے، یعنی 1 سال کا مارک اپ ہوا 6 لاکھ روپے اور 5 سال میں مارک اپ کی رقم پہنچ گئی 30 لاکھ روپے تک۔ ٹھیک ہے، گواہ نے یہ رقم سود خور کو ایک ساتھ نہیں دی، وہ اصل قرض کا 10% مارک اپ ماہانہ ادا کرتا رہا، مگر گواہ کا یہ اظہار بھی حیران کن ہے کہ اس نے زبان پر خاموشی کی مہر ثبت کر کے ایک دوست کی خاطر 30 لاکھ کا سود ادا کر دیا اور آبجیکشن یور آنر، وکیل استغاثہ نے اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، قرض اور سود کے لین دین کا زیر سماعت کیس سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے فاضل دوست خواہ مخواہ قیمتی وقت کا ضیاع کر رہے ہیں۔ تعلق ہے اور بڑا گہرا تعلق ہے، میں نے ترکی بترکی کہا۔ گواہ فاروقی نے مقتولہ کے شوہر اور ملزم کی زندگی میں جس قسم کا کردار ادا کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان واقعات کی تفصیل میں جانا ضروری ہے جو اس خاندان کی تباہی کا سبب بنے ہیں۔ پھر میں جج کی جانب مڑا اور کہا، جناب عالی، اس بات کی کوئی حقیقت نہیں کہ گواہ نے کسی سود خور سے قرض لیا ہو۔ یہ شکل اور اعمال سے اتنا بیوقوف نظر نہیں آتا کہ 5 لاکھ کی رقم پر 30 لاکھ روپے مارک اپ ادا کر دے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس نے اپنے پاس سے باسط کو 5 لاکھ روپے دیے تھے اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنی جھوٹی دوستی کے طلسم میں گرفتار کرنے کے لیے مارک اپ والی کہانی چلا دی۔ مارک اپ والی کہانی جھوٹی نہیں،
गवाह फारूकी खफगी से बोला। मैंने वाकई वो रकम एक पठान से कर्ज उठाकर बासित को फराहम की थी। इस सूदखोर का नाम बताओ। मैंने उसे आड़े हाथों लिया। मैं इस शरीफ आदमी को खामखा इस केस में मुलविस नहीं करना चाहता। वो निकल भागने की कोशिश करते हुए बोला। मैंने उसके फरार का हर रास्ता बंद करते हुए कहा, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि इस केस में जो दीगर अफराद मुलविस हैं वो सब बदमाश हैं, बशमूल तुम्हारे। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारी बात का यही मफहूम बनता है, मैंने डांट से मुशाबा अंदाज में कहा। तुम्हें न सिर्फ इस शख्स का नाम बताना होगा बल्कि गवाही के लिए इसे अदालत तक भी लाना होगा। मोअज़्ज़िज़ अदालत तुम्हारी किसी भी कहानी को बगैर शहादत के सबूत के तस्लीम नहीं करेगी। मुझे इस सूदखोर का नाम याद नहीं रहा, वो घबराहट भरे अंदाज में बोला। इसका पता ठिकाना तो मालूम होगा ना, मैंने जहर में बुझे अल्फाज में कहा। तुम एक तवील अरसे तक इसे भारी सूद अदा करते रहे हो। वो भी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पता नहीं गवाह वो भी के आगे क्या कहना चाहता था कि वकील इस्तगासा ने अपना फर्ज पूरा करते हुए कहा, जनाब अली, शकीला मर्डर केस को खामखा कर्ज वाली कहानी से नथी करने की कोशिश की जा रही है। मैं एक मरतबा फिर भरपूर दरख्वास्त करूँगा कि फाजिल वकील अपनी जिरह को मुताल्लिकात तक महदूद रखें। मैं गवाह फारूकी के हवाले से अदालत की तवज्जो जिन अमूर की जानिब मबजूल कराना चाहता था उसमें मैंने कामयाबी हासिल कर ली थी। लिहाजा वकील इस्तगासा की तरफ तंजिया नज़र से देखते हुए मैंने कहा, थैंक यू माय डियर काउंसलर, आपने बर वक्त मुझे मुताल्लिकात से आगाही दी। पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ चला गया था। बहरहाल अगेन थैंक यू, अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। फिर मैं कटहरे में खड़े हुए गवाह जाहिद फारूकी की जानिब घूम गया। मिस्टर फारूकी, मुझे अफसोस है कि डायरिया ने आपकी याददाश्त का सबा सत्यानाश मार दिया है। आपको याद नहीं कि आपका इलाज किस अस्पताल में हुआ। आप नहीं जानते वो सूदखोर शख्स कहाँ रहता है जिसको आपने हर माह एक भारी मार्कअप अदा किया है। हत्ता कि आपको उस बंदे का नाम भी याद नहीं रहा। मगर मैं आप पर वाज़िब कर दूं कि अब आपसे जो सवाल पूछने जा रहा हूँ इसमें याददाश्त की खराबी वाला बहाना नहीं चलेगा। मैं थोड़ी देर के लिए रुका तो फारूकी बेचैनी से पहलू बदलने लगा। मैंने खकार कर गला साफ किया और निहायत ही चुभते हुए अंदाज में दरियाफ्त किया, मिस्टर फारूकी, वक़ुआ के रोज़ तुम दोपहर 11 और 12 बजे के दरमियान कहाँ थे? मैं बासित की दुकान पे था, वो बेसाख्ता बोला। गोया तुम्हारी याददाश्त सिर्फ सच बोलने से माजूर है, मैंने दुरुस्ती से कहा। झूठ वाले हर मामले में बखूबी चलती है। मैंने कौन सा झूठ बोला है? वो लुकनज़दा लहजे में बोला। उसके इस्तफसार में दम नहीं था। चेहरे के तासुरात से साफ झलकता था कि वो अपने मुत्तहिद झूठों को निभाने के लिए एक और झूठ बोल रहा था। मैंने लताड़ फटकार का सिलसिला जारी रखते हुए कहा, मिस्टर फारूकी, मकतूला के शौहर अब्दुल बासित ने मुअज़्ज़िज़ अदालत को बयान दिया है कि तुम वक़ुआ के रोज़ ठीक 1 बजे दोपहर उसकी दुकान पर पहुँचे थे। फिर 2:15 बजे जब फौजिया ने इस सानहे की इत्तला दी तो तुम बासित के साथ उसके घर आ गए। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इस सिलसिले में तुम्हारे दोस्त बासित ने अदालत से गलत बयानी की है? मुझे चक्कर आ रहा है। वो दोनों हाथों से सर को थामते हुए कटहरे के फर्श पर उखड़ूं बैठ गया और ज़ेरे लब बुड़बुड़ाने लगा। पता नहीं ये नकाहत कब रुखसत होगी। डायरिया ने तो मुझे मुर्दा सा बना दिया है। मैंने बाआवाज़ से बुलंद गवाह को मुखातिब किया, मिस्टर फारूकी, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा शाफी इलाज कर दिया जाएगा और जो डॉक्टर अब तुम पर तबाह आजमाई करेगा उसका नाम है पुलिस। क्या समझे? इस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी या फिर रही सही भी। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा और जज को मुखातिब करते हुए कहा कि जनाब अली, गवाह का किरदार मुअज़्ज़िज़ अदालत के सामने खुल चुका है। मैं भरपूर इस्तेदा करूँगा कि गवाह फारूकी को शामिल तफ्तीश करते हुए मेरे मुवक्किल को बाइज़्ज़त रिहाई के अहकाम सादिर किए जाएँ। मैं एक लम्हे को सांस लेने की खातिर रुका, फिर इस तफसील को दोहरा दिया जिन नुकात की रोशनी में मेरा मुवक्किल बेगुनाही के मयार पर पूरा उतरता था। ये तमाम नुकात जिरह के दौरान में ज़ेर बहस लाए जा चुके हैं। मसलन फिंगरप्रिंट्स के मामला, मुलजिम का दोपहर 11 और 12 बजे के दौरान जाए वक़ुआ से दूर अपने दोस्तों के साथ मौजूद होना वगैरह वगैरह। जज ने फारूकी को पुलिस कस्टडी में दे दिया।
आइंदा पेशी पर जज ने शोएब को बरी कर दिया क्योंकि पुलिस ने अपने दाम में आए हुए फारूकी को राम कर लिया था। जहां अच्छे अच्छों की जुबान खुल जाती है, वहां फारूकी ने भी अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उसने पहले शकीला को गला घूंटकर मौत के घाट उतारा, फिर उसके चेहरे को बिगाड़ कर वो घर से निकल गया। फारूकी इस घर के तमाम अफराद के मामूलात से वाकिफ था, लिहाजा उसे अपने काम में किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ था। शकीला के वहमो गुमान में भी नहीं रहा होगा कि इस रोज़ वो इससे मिलने नहीं बल्कि इसे मौत से मिलवाने आया था। एक बालिग जुर्म करते हुए उसने शकीला की जान लेने का जो सबब बताया वो खासा चौंका देने वाला था। उसके मुताबिक शकीला ने उसे धोखा दिया था। शकीला और फारूकी फ्रॉड के मामले में एक दूसरे के साथी थे और कई केसों में एक साथ मिलकर काम कर चुके थे। बासित जैसे अहमक इंसान को तबाह करना इनका मुश्तरका मंसूबा था। पहले उन्होंने बंगले पर हाथ साफ किया, फिर सूद का चक्कर चलाकर बासित की आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध दी कि वो अब गैर महसूस तौर पर अपना कारोबार भी फारूक के हाथ में देने वाला था। फारूकी ने अब तक का खेल शकीला को पर्दे में रखकर खेला था, मगर शकीला और बासित की शादी के कुछ अरसे बाद शकीला ने अचानक कैंचली बदली और फारूक को दूध की मक्खी के मानिंद निकालकर बाहर फेंकने की कोशिश करने लगी। इनके बीच लूट के माल पर अनबन हो गई थी। ये पता न चल सका कि कौन किसका हिस्सा हड़प करने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान में शोएब पूरी तरह फारूकी के खिलाफ हो चुका था। जब शकीला ने भी आंखें दिखाना शुरू की तो उसने एक तीर से दो शिकार करने का फैसला किया। उसने इस किस्म का सेटअप किया कि शोएब शकीला के कत्ल के इल्ज़ाम में फंस जाए, और ऐसा हुआ भी। अब ये अलग बात कि इस केस में मेरी शमूलियत ने बाजी पलट दी। शकीला और फारूकी में क्या रिश्ता था, उसके बारे में फारूकी ने खुलकर कोई बात नहीं की। अज़ा बाद मुझे मालूम हुआ वो दोनों इंतहाई बेगैरत किस्म के मियाँ बीवी थे, जो सादा लोग और अहमक अफराद को घेर घार कर इसी तरह शिकार करते थे। इस रिश्तेदारी में किसी हद तक सदाकत है। मैं इस बारे में वसूख से कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने जो कुछ भी किया बुरा किया, और बुराई का अंजाम कभी अच्छा नहीं होना चाहिए, इस बुराई का जिम्मेदार कोई भी क्यों ना हो। अब्दुल बासित हकीकत आशिकारा होने के बाद बुरी तरह टूट कर रह गया। इस सारे चक्कर में सबसे ज़्यादा नुकसान उसी के हिस्से में आया था। दोस्ती पर से उसका ईमान उठ गया। सूद की लानत सरासर ज़िया है। अब्दुल बासित ने तो इस ज़िया पर भी सूद अदा किया था।